ट्रांजिस्टर की बाइजिंग के हवाले से मीटर बेस जंक्शन, फॉरवर्ड बाइस, कलेक्टर बेस जंक्शन, रिवर्स बाइस, जो हम हमारा चैप्टर भी यही है कि बाइजिंग क्या है और बाइजिंग क्यों ज़रूरी है, बीजेटी में क्या होती है, एफईटी में क्या होती है, सारी बातें हमने डिस्कस करनी है चैप्टर में। तो वाई ट्रांजिस्टर बाइजिंग इज़ नेसेसरी, आज का एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैं अटैच कर रहा हूँ आपके पास। बाइजिंग की क्या ज़रूरत है? देखिए, जब किसी भी ट्रांजिस्टर से हमने वर्क करना है, किसी भी ट्रांजिस्टर को हमने ऑपरेट करवाना है, हम ये बात कहते हैं मीटर बेस जंक्शन मस्ट बी फॉरवर्ड बाइस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन मस्ट बी रिवर्स बाइस। दैट इज द लीनियर मोड ऑफ ऑपरेशन। ट्रांजिस्टर प्रॉपर्ली वर्क करेगा, आपको आउटपुट सिग्नल देगा और आपका ये लीनियर मोड ऑफ ऑपरेशन चलाएगा। ये तो उस वक्त है आप बाइजिंग करते हैं, क्यों ज़रूरत पेश आती है। अगर मैं बाइजिंग ना करूँ तो फिर क्या होगा? वर्किंग इज इन एफिशिएंटली, आपके पास उसकी कोई एफिशिएंसी नहीं होगी, यानी अच्छी कारकर्दगी वाली आपके पास जो आउटपुट सिग्नल नहीं मिलेंगे, उसका कोई काम सही तरीके से नहीं होगा, कंडक्ट करे ना करे, रिजल्ट दे। वजह क्या होती है कि जब हम बाइजिंग नहीं करते तो हमारे पास जो सिग्नल होता है वो कभी उसको कट ऑफ की तरफ ले जाएगा, उसका क्यू पॉइंट एक जगह पर स्टेबल नहीं रहेगा, वो मूव करेगा, क्योंकि पॉजिटिव सिग्नल भी आएगा और नेगेटिव सिग्नल भी आएगा। जब हम एसी सिग्नल देते हैं तो जब वो पॉजिटिव उसको मिलेगा तो फॉरवर्ड हो जाएगा, जब वो नेगेटिव मिलेगा तो वो रिवर्स हो जाएगा। तो ये तरीका है कि हमारे पास वही जंक्शन जब फॉरवर्ड और रिवर्स बार बार होता रहे तो फिर हमारे पास क्यू पॉइंट एक जगह पर स्टेबल नहीं रहेगा। आपके पास जो आउटपुट वेव फॉर्म है उसमें डिस्टॉर्शन वेव पैदा हो जाएगी। जो हमारे पास आउटपुट सिग्नल है उसमें हमारे पास डिस्टॉर्शन आ जाएगी, यानी क्लिपिंग शुरू हो जाएगी। या तो वो कट ऑफ में जाएगा तो वो क्लिप कर जाएगा, कट ऑफ क्लिप हो जाएगी क्लिप। अगर सैचुरेशन की तरफ जाएगा तो फिर आपके पास सैचुरेशन में क्लिपिंग हो जाएगी। तो ये सिचुएशन हमारे पास सामने आएगी। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है, वी रिक्वायर्ड बाइजिंग टू स्टेबल द क्यू पॉइंट। ये बहुत ज़रूरी लाइन मैंने आपके पास मेंशन कर दी कि हमें क्यू पॉइंट को स्टेबल करने के लिए एक जगह पर वो कायम रहे और ट्रांजिस्टर अपना प्रॉपरली ऑपरेट करता रहे, वर्क करता रहे, तो हमें ट्रांजिस्टर को बाइजिंग करनी पड़ती है। अगर हम बाइजिंग नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास ट्रांजिस्टर का क्यू पॉइंट स्टेबल नहीं रहेगा और आपके पास क्या है, आउटपुट वेवफॉर्म में डिस्टॉर्शन पैदा होगी और ट्रांजिस्टर की एफिशिएंसी मुतासर होगी और हमारे पास ट्रांजिस्टर से हम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। आपने अच्छी तरीके से इसको नोट भी करना है, जो मैंने लफ्ज़ बोले हैं इनको राइट करना है और अपने याद रखना है। फैक्टर अफेक्टिंग बाइस वेरिएशन की तरफ चलते हैं। जब हम फैक्टर अफेक्टिंग बाइस वेरिएशन की बात करते हैं तो हमारे जहन में इस क्वेश्चन की वजह यूँ बनती है कि हम जब ट्रांजिस्टर की बाइजिंग करते हैं तो कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं, हम उसका जायज़ा लेंगे। जब हम किसी भी ट्रांजिस्टर की प्रॉपर सिलेक्शन कर लेते हैं, हमने इस ट्रांजिस्टर से काम लेना है और उसकी बाइजिंग करते हैं और फिर उसको जब सिग्नल दिया जाए, उसका क्यू पॉइंट शिफ्ट कर जाए, तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, इंस्टेबिलिटी वाक़ई हो गई है, वो क्यू पॉइंट स्टेबल नहीं रहा। अब हमारे पास मसला क्या आता है कि जब इंस्टेबिलिटी वाक़ई होती है, इसको हम बाइजिंग इंस्टेबिलिटी कहते हैं, यानी इंस्टेबिलिटी इन बाइजिंग। बाइज इंस्टेबिलिटी जो ही वाक़ई होती है उस वक्त हमारे पास जो टेम्परेचर है वो वेरी कर रहा होता है, हमारे पास लीकेज करंट जनरेट हो गया, जिसके नतीजे में हमारे पास आईसी इंक्रीज कर गया। जब आईसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि आईसी कॉमुलेटिव होता है, इकट्ठा होता है, उनका इफेक्ट होता है लीकेज करंट्स का। अगर वो उसी डायरेक्शन में मिनोरिटी कैरियर्स मूव कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में आपका आईसी करंट चल रहा है, तो फिर इकट्ठा होकर आईसी और ज़्यादा बढ़ जाएगा और एज ए रिज़ल्ट आपके पास थर्मल रन अवे वाक़ई हो जाएगा, जिसके नतीजे में आपका ट्रांजिस्टर काम छोड़ देगा। तो जब हम ट्रांजिस्टर की आउटपुट इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारे पास आउटपुट इक्वेशन ये है, IC इज इक्वल टू बीटा IB, हमारे पास प्लस ICO, ये लीकेज करंट है,
जो टेम्परेचर के बढ़ने से पैदा हुआ, जिसको हमने डिस्कस भी किया था कि जब हम बेस को ओपन करते हैं कलेक्टर अमीटर से जो लीकेज करंट होता है वो ये आता है। इसकी हमने पूरा रिलेशन निकाला था, इसकी वैल्यू 1 प्लस बीटा ICO के बराबर होती है। ये पूरा रिलेशन जो हमने डेवलप किया था, ये पूरी एक इक्वेशन हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलता है कि ये जो पैरामीटर्स हैं बीटा IB ICEO या फिर इसे ICO भी कह देते हैं, ये सारे के सारे पैरामीटर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर बढ़ता है, these parameter also increased, as a result IC current will be increased। जब ये सारे पैरामीटर बढ़ेंगे तो IC करंट इंक्रीज करेगा, आपके पास बाइस इंस्टेबिलिटी वाक़ई हो जाएगी, आपके पास Q पॉइंट वहाँ नहीं रहेगा, आपके पास शिफ्टिंग हो जाएगी Q पॉइंट की, आपके पास प्रॉपरली वर्किंग नहीं आएगी, आपके पास पावर डिसिपेशन हो जाएगी। आपका प्रॉब्लम ये आएगा कि आपका ट्रांजिस्टर थर्मल रन अवे का शिकार हो जाएगा। तो पावर डिसिपेशन भी हमारे पास जब ये पॉइंट्स बढ़ते हैं बीटा IB और ICE, तो टेम्परेचर के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो ये पैरामीटर्स ये सारे के सारे ये वैल्यूज चेंज होती हैं, इंक्रीज करती हैं। तो आपके पास जो पावर डिसिपेशन है, जो पावर का ज़िया है, वो और ज़्यादा आपके पास बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में आपके पास जब ये फैक्टर बढ़े, पावर बहुत ज़्यादा आपके पास डेसिपेट हो गई, थर्मल रन अवे होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि IC करंट जो ही इंक्रीज करता है कलेक्टर से, तो आपके पास थर्मल रन अवे वाक़ई हो जाता है। इस थर्मल रन अवे की पूरे लेक्चर में मैं डिटेल आपको दूंगा कि ये क्या है, किस तरह ये प्रोसेस वाक़ई होता है। यानी सडनली जब ज़्यादा करंट गुजरे तो ट्रांजिस्टर आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इसको मीनिंग ये समझें कि ट्रांजिस्टर विल बी डिस्ट्रॉय जब बहुत ज़्यादा आपके पास करंट गुजरता है, तो ये पावर जब ज़्यादा डेसिपेट होगी ये थर्मल रन अवे की तरफ चला जाएगा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये इफ़ेक्ट है हमारे पास जो वाक़ई हो रहा है टेम्परेचर के बढ़ने से। जब हम बाइजिंग करते हैं, बाइज वेरिएशन करते हैं, हमें फिर थोड़ा बहुत इनको स्टेबल करना पड़ता है, हमें स्टेबिलिटी की तरफ जाना पड़ता है। हम किस तरह बाइज स्टेबिलिटी कर सकते हैं? बाइज स्टेबिलिटी करने के लिए हमें IC करंट को डिक्रीज करना होगा। IC करंट को डिक्रीज करने के लिए हमें सर्किट में कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, हमें उसकी बाइजिंग का जो वे है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यही बात मैंने बोली थी कि जब हम डिफरेंट वे से बाइज करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम सामने आएंगे। तो ऐसा हम बाइजिंग कॉन्फ़िगरेशन लें जो बीटा पर इन्हिसार ना करे, जो टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट ना करे, जिसका इफेक्ट टेम्परेचर पर ना हो, हम उसको तरजीह देने की कोशिश करेंगे कि वो बाइजिंग हमारे पास आए और हमारा ट्रांजिस्टर काम करे। ये फैक्टर्स हमें बता रहे हैं। तो हमें इस बाइजिंग को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास ये बाइज इंस्टेबिलिटी आ गई है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जो बाइज इंस्टेबिलिटी आई है इसको कंट्रोल करने के लिए IC को डिक्रीज करें। किस तरह डिक्रीज करें? विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। ऑटोमेटिकली आपके पास टेम्परेचर को डाउन करें और आपके पास क्या है कि आपके पास IC डिक्रीज होगा। जो ही टेम्परेचर डिक्रीज मेंटेन होगा तो आपका IC क्या है, ये डिक्रीज करेगा। जो ही IC डिक्रीज करेगा तो बीटा IB आपके पास ये फैक्टर भी डिक्रीज करेगा। जब ये फैक्टर डिक्रीज करेगा बीटा IB, तो आपके पास क्योंकि बीटा करंट गेन जो हमारे पास है ये भी डिक्रीज करेगा, तो आपके पास नतीजा क्या निकलेगा? ये न्यूट्रलाइज करेगा किस फैक्टर को? जो लीकेज करंट है, कि लीकेज करंट को कम से कम किया जाए, जो इन्हांस कर रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है आपके पास। इस तरीके से जब हम IC को डिक्रीज करते हुए, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हुए IC ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा, तो फिर हमारे पास ये IB और बीटा IB की वैल्यू जो है ये डिक्रीज करेगी, जो हमें न्यूट्रलाइज करने में मदद देगी और हम थर्मल स्टेबिलिटी अचीव कर जाएंगे। जब थर्मल स्टेबिलिटी अचीव हो जाती है तो वो रिजल्ट करती है, वो हमें नताए देती है बाइज स्टेबिलिटी में। अब हम बाइज स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे। अब हम स्टेबिलिटी फैक्टर डिफाइन करते हैं।
स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है? द डिग्री ऑफ सक्सेस इन स्टेबलाइजिंग आईसी, कलेक्टर करंट को स्टेबलाइज करने की डिग्री है इन द फेस ऑफ वेरिएशन इन आईसीओ, जब लीकेज करंट आपके पास वेरी कर रहा हो तो जिस हद तक हम आईसी को स्टेबलाइज करते हैं उसे हम स्टेबिलिटी फैक्टर का नाम देते हैं, is termed as current stability factor. The degree of success in stabilizing IC in face of variation in ICO is termed as current stability factor S. ये हमारे इसकी फिजिकल मीनिंग क्लियर कर रही है। जब इसको डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ IC विद रिस्पेक्ट टू आपके पास ICO when बीटा एंड IB are held constant, जब बीटा और IB क्या हो, कांस्टेंट रखे जाए, तो S किसके बराबर होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो फिर हम विद रिस्पेक्ट टू क्या है ICO, डेरिवेटिव लेते हैं DIC विद रिस्पेक्ट टू DICO, तो ये हमारे पास स्टेबिलिटी फैक्टर की मैथमेटिकल डेफिनेशन आती है। यानी स्टेबिलिटी फैक्टर IC को के साथ देकर हमने स्टेबल किया है। जब ICO की वेरिएशन आ रही है तो जो जिस तरह हमने कहा टेम्परेचर को डिक्रीज करते हुए हम जो है ना IC को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ताकि हमारे पास जो है स्टेबिलिटी फैक्टर आए, इनस्टेबिलिटी से हम स्टेबिलिटी की तरफ आए। तो जितनी डिग्री हमारे पास वो स्टेबल होगा उसे हम स्टेबिलिटी फैक्टर कहेंगे। तो यही रेट जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ IC विद रिस्पेक्ट टू ICO, जब बीटा और IB क्या है कांस्टेंट रहेंगे, तो फिर हमारे पास क्या कहलाए? स्टेबिलिटी फैक्टर कहलाएगा। इसको हम आउटपुट करंट इक्वेशन जो हमारे पास है कॉमन एमीटर सर्किट में, या फिर हमारे पास ऐसी कॉन्फ़िगरेशन लें जिसमें आपके पास बेस ओपन हो और एमीटर और कलेक्टर के दरमियान लीकेज करंट हो, तो फिर हमारे पास IC इज इक्वल टू आपके पास बीटा IB 1 प्लस बीटा ICO। यहाँ हमारे पास आता है ICEO, उसकी जगह पर हमने 1 प्लस बीटा ICO लिखा है। बेस इज ओपन, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू IC। जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं IC के लिहाज से, तो फिर ये IC डेरिवेटिव ऑफ IC विद रिस्पेक्ट टू IC तो 1 होता है, तो ये आपके पास क्या होगा? DIB, और आपके पास डेरिवेटिव ऑफ IB विद रिस्पेक्ट टू IC। इस तरीके से यहाँ ICO का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपके पास IC, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू IC, 1 प्लस बीटा, ये कांस्टेंट था, ये इस तरह रहेगा साहब। अब हम इसको उठाकर इस फैक्टर को इधर ले आए, तो 1 माइनस बीटा DIB ओवर IC, ये आपके पास रह गया जो हमारे पास 1 प्लस बीटा DICO और आपके पास DIC। इस फैक्टर को हम चेंज करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, अरेंज करते हैं, रीअरेंजिंग जिसे हम कहते हैं, इसको इधर ले आते हैं। जब मैं इसको इधर लेकर आता हूँ तो DIC ऊपर चला जाएगा, ICO आपके पास डिवाइडर में आ जाएगा, तो इधर क्या है 1 प्लस बीटा और डिवाइडिंग फैक्टर में आएगा 1 माइनस बीटा DIB, और यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ बेस करंट विद रिस्पेक्ट टू C, DIC जो है ये आपके पास आ गया। ये आपके पास क्या चीज़ है? स्टेबिलिटी फैक्टर है S। इसको हम क्या कहते हैं? S, फार्मूले के मुताबिक ये हमारे पास S के बराबर है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर को इस तरह भी हम बयान करते हैं, जो हमारे पास CE सर्किट के अंदर यानी कलेक्टर एमीटर सर्किट की जो आउटपुट है उसमें ये स्टेबिलिटी फैक्टर हमारे पास पाया जाएगा। ये बयान कर रहा है, सारे का सारा किरदार बीटा का है, और स्टेबिलिटी हमें मेंटेन करनी है तो बीटा को हमें मेंटेन करना पड़ेगा। ये हमारे पास स्टेबिलिटी फैक्टर। हम बात करते हैं बीटा सेंसिटिविटी। बीटा सेंसिटिविटी क्या है? बीटा सेंसिटिविटी से मुराद ये है कि जो बीटा की वैल्यू है, जो बीटा सेंसिटिविटी है, इसका मीनिंग ये बनता है जो बीटा की वैल्यू है उसका ऑपरेटिंग पॉइंट के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस है, यानी बीटा वैल्यू इन्फ्लुएंस ऑन क्यू पॉइंट।
बीटा वैल्यू का ऑपरेटिंग पॉइंट पर कितना इन्फ्लुएंस है। इसको हम इस इक्वेशन से देखते हैं। आपके पास ये डिफरेंशियल फॉर्म लिखी हुई है, डी आई सी ओवर आई सी इज इक्वल टू के बीटा डी आई बी और बीटा। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में से के बीटा आपके पास बीटा सेंसिटिविटी कहलाता है। इस इक्वेशन को हम निकालते हैं। आपके पास बीटा इधर मल्टीप्लाई करें, ये मल्टीप्लाई हो, आपके पास डी बी इसके नीचे आ जाएगा, आई सी उसी तरह डिवाइड है, बीटा और आई सी डी आई बी और डी आई सी। डायमेंशनलेस यूनिट होता है बीटा। के बीटा इज आल्सो डायमेंशनलेस। आपके पास इट्स वैल्यू इज इन द रेंज ऑफ 0 to unity, 0 to unity, 0 से 1। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आती है। ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जब हम कौन सा हम बाइजिंग कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं। कॉमन ओमीटर, कॉमन बेस, आपके पास मीटर फीड करें, मीटर को बाइस करें, बेस को बाइस करें, कलेक्टर को बाइस करें, तो या फिर वोल्ट डिवाइडर सर्किट हम यूज़ करें, तो विच वन विल बी द बेस्ट। ये सारे पैरामीटर्स हमें इसकी तरफ लेकर जाते हैं कि कौन सा हमारा जो बाइजिंग वे है वो सही है, बाइजिंग कौन सी सही है जिसके ऊपर हमारे पास थर्मल रनअवे भी वाक़ई ना हो और हमारा ट्रांजिस्टर प्रॉपरली वर्क करता रहे।